मेरी इंसल्ट हो जाएगी तो करवा लें, ये घर की बात है, घर में रह जाएगी। कैमरे में मैं नज़र आ रहा हूँ, आप नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये उस इंसल्ट से बेहतर है जो रिजल्ट वाले दिन होनी है। जी इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, देखें मैंने एक एग्जांपल को दी कि मैं आपको याद करूँगा वो आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पैरासीटामोल सॉल्ट है, एक ही सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, नहीं हो नहीं सकती। आपको नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया हेल्थ मिनिस्ट्री का कि जी पैरासीटामोल पाकिस्तान में बैन है। आपने क्या किया, उसका केस उठाया, हाई कोर्ट में ले गए, उसे केस हाई कोर्ट में चल रहा है। 30 जून 2024 को सब कुछ ठीक है, स्वाई इस नोटिफिकेशन के आने के और आपके हाई कोर्ट में लेके जाने के। अब फ्यूचर में क्या बनेगा, अनसर्टन। अब कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। समझ गए, ये पेपर में एग्जैक्टली एग्जाम्पल है ये, फार्मास्यूटिकल की नहीं है, मिलती जुलती है। जब मैं कहता हूँ पेपर में आई है तो आपका कैफ का पेपर भी हो सकता है, सी फैब का भी हो सकता है और ACC का भी हो सकता है। ये 3 पेपर मेरे उसमें ज़्यादा हैं मेरी स्टडी में। मैं एज्यूम करूँगा यहाँ तक सबको आता है और मैं कमाल ही किस्म का टीचर हूँ, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है, ऐसे ही है। चलो आगे, मैं 20 सेकंड से ज़्यादा हो गए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं स्वाई एज्यूम करने का, ये जो मैंने बोला है। रिटन रिप्रेजेंटेशन में जो आपने एक पॉइंट कहा था कि लोन अगर है, सॉरी शेयर्स हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो IFRS 9 से यानी देख सकते हैं हम, जो कंपनी ने देखें। ठहर क्वेश्चन ये है कि जी शेयर्स, आप नियाग्रा मिल्स ने शेयर्स खरीदे, एज्यूम करते हैं नियाग्रा मिल ने शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स की हैं। नियाग्रा ने शेयर खरीद लिए MCP के, क्या उसको यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है? अगर यहाँ रखना है तब भी IFRS 9 लगेगा, अगर यहाँ है तब भी IFRS 9 लगेगा। लगना तो 9 नहीं होता तो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं इस पर, लेकिन क्लासीफाई क्या करना है सर, वो कहाँ IFRS 9 कहता है कि लॉन्ग टर्म में रखो उसको, कहता नहीं है, मगर उसमें मेरा क्वेश्चन ये है ना, मेरे तो क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, क्या IFRS 9 कहता है कि उसको लॉन्ग टर्म में रखना है, शॉर्ट टर्म में रखना है? नहीं कहता। वो क्या कहता है कि आपने इसको रख लें अवेलेबल फॉर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, यही कहता है ना। इसमें भी OCI आ सकता है, इसमें भी थ्रू प्रॉफिट लॉस हो सकता है, इसमें भी OCI आ सकता है, थ्रू प्रॉफिट लॉस हो सकता है। कैटेगराइज कहाँ करना है उसको, यहाँ पे या दोनों जगह IFRS 9 एप्लीकेबल है, ठीक है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये मुझे बताएं कि पिक्चर क्लियर है, पक्की बात है? चलें जी 3.2 पे 3.2 समझ लें पहले है क्या एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, इसको पहले इसको समझ लें, एक डायग्राम की शक्ल में, फिर हम समझते हैं, इसको पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या है, जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं ना, जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं जो यूज़र है ना, यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो परसेप्शन है, वो कहती है कि ऑडिट हो गया इन अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स ना कोई यहाँ की इनकी क्वालिटी है, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी लेवल यहाँ की फिर है। ऑडिटर कहते हैं नहीं यार, मेरे तो बड़े मसले हैं, मेरी तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैं तो 100% ऑडिट नहीं करता, मैं तो फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आया, वो उसको यहाँ की फिर रहा होता है। तो ये जो है ना, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन गैप। यूजर की एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, ऑडिट हो गया, इसमें अब कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। अच्छा, ऑडिटर ने क्या किया होगा, 100% ऐसा वोचर चेक किए होंगे, सैंपल लिए होंगे, ऐसी है ना। अच्छा, जो ऑडिटर है क्या कहता है कि यार मैंने ऑडिट कर दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कंपनीज फाइनेंशियल में गिविंग ट्रू एंड फेयर, इवन देन मिसस्टेटमेंट रह सकती है, ऑडिट रिस्क। फ्रॉड डिटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो समझते हैं फ्रॉड डिटेक्ट करना इसकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर कहता है मेरा स्टैंडर्ड मुझे कहता है
फ्रॉड डिटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, मतलब फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। फिर वो ऑडिटर कहता है भाईजान सैम्पलिंग वाला स्टैंडर्ड कहाँ गया, वो रैंडम सिलेक्शन कहाँ गई, और सिस्टमेटिक सिलेक्शन कहाँ गई, और हैप हैज़र्ड और वो ब्लॉक सिलेक्शन कहाँ गई। फिर अगर मैंने 100% चेक करना था तो मैं तो 100% वहाँ चेक करता हूँ जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं, हाई रिस्क है, कुछ एरियाज में वो भी कभी कभी मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं तो सैम्पल बेस पे करता हूँ। यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसने 100% किया है, ऑडिटर करता है सैम्पलिंग, वो कहता है फ्रॉड अब कोई होगा नहीं, ऑडिटर कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो कहता है इसमें कोई एरर नहीं होगा, वो कहता है और एरर सकता है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन गैप, जो हमारा 3.2 में टॉपिक है, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, इस गैप को कम करने के लिए आईफैक ने क्या किया, इस गैप को, अगर आप 2017 की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें ना, 2017 की, तो 1 पेजर थी, 1 पेज की रिपोर्ट थी। कितने की, 1 पेज से 3 पेजेस में रिपोर्ट गई है ना 2018 में। आप किसी कंपनी के 17 अकाउंट खोल लें और किसी के 18 से खोलें, इस ड्रास्टिक चेंज आई थी ऑडिट रिपोर्ट में। क्यों आई थी, इस एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत खोल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी और बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, ताकि एक्सपेक्टेशन गैप कम हो सके। फिर भी वो कहते हैं हम फुली सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन काफ़ी हद तक हमने काम कर दिया। इस एक्सपेक्टेशन गैप ऑडिट रिपोर्ट को एक्सपैंड करने से, उसको डिटेल्ड में लिखने से क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन गैप कम हो गया है। फ़ायदा क्या हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था, जब एक्सपेक्टेशन गैप बहुत ज़्यादा था तो ऑडिटर्स पे फ्रिवोलस बेसिस पे केसेस हो रहे थे, फिर फ्रॉड निकला है, केस कर दो इस पर, ऑडिटर साल मिला हुआ, वो अपनी अकाउंट्स ले जाता था कोर्ट में, कोर्ट कहती हाँ तुमने ठीक किया अपने स्टैंडर्ड मुताबिक, तुम्हारे स्टैंडर्ड यही कहते हैं। तो फजूल से बेसिस पे ऑडिटर्स पे केसेस बने भी हैं पिछले सालों में। तो इसको कम करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट को एक्सपेंड किया गया और एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इनहेरेंट इन द पब्लिक एक्सपेक्टेशन। वो क्या है, पब्लिक बिलीव दैट द ऑडिट ओपिनियन जो है ना, वो क्या, एक सर्टिफिकेट है। क्या है, सर्टिफिकेट होता है कि बिल्कुल ठीक है, एक होता है सर्टिफाई करना, हम सर्टिफाई नहीं करते, हम सर्टिफिकेट नहीं देते, हम क्या देते हैं, ओपिनियन। किस बेस पे, एविडेंस की बेस पे। एविडेंस कौन से लिए थे, प्रोसीजर की बेस पे। प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए, जो स्टैंडर्ड ने कहा था, यही पढ़ा ना हमने। तो हाँ, हमारी रिपोर्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लोग उसको सर्टिफिकेट समझ रहे थे, समझ गए। सेकेंड पॉइंट पे, पब्लिक बिलीव्स दैट ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऐसे है जी, हमारा 240 क्या कहता है, प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, तो प्राइमरीली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्ट करना है ही नहीं। हाँ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर फ्रॉड्स को मिल जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, वो हमने पढ़ा था। तो तीसरा क्या है, 100% सिलेक्शन की बात की है कि 100% ट्रांजेक्शन चेक की ऑडिटर ने, हालांकि हमने नहीं की होती। ठीक है, इसके बाद की जो बात है ना, कि इस एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने के लिए क्या किया गया, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसके लिए फिर ऑडिट रिपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, उसको मोर डिटेल्ड लिखा गया। किसको किसको जी, ऑडिटर्स रिपोर्ट को बहुत डिटेल में जाकर लिखा गया। उससे क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन गैप कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहल स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब ये समझ लें कि यहाँ तक कहीं आ गया, अब ये कहीं कम हो गया, लेकिन ख़त्म अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, कम करने की कोशिश क्या की गई है, 230 पे वापस आए। आगे जी 230 पे आ गए। मैंने आपसे क्या कहा था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेंड किया गया था थोड़ा सा, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन आपकी रिपोर्ट का सबसे बड़ा सेक्शन है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका सेक्शन है ये। मैं पढ़ूँ इसे ना, थोड़ी सी रीडिंग आपको मज़ा आएगा सुनने का, कि हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं। मैं पढ़ता हूँ। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑडिटर क्या कहता है, आवर ऑब्जेक्टिव आर टू ऑब्टेन
रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? आपको पता है, लोगों को नहीं पता। रिपोर्ट किसके पास जा रही है? पब्लिक के पास। पब्लिक ने जो यहाँ क्लास में बैठ के 240 नहीं पढ़ा, या उसने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑर्डर नहीं पढ़ी, या 500-600 सीरीज नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है, तो पब्लिक को एक्सप्लेन करें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आउट टू ऑब्टेन, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, यहाँ कहीं नहीं लिखा हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, नहीं लिखा ना। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव 100% ऑडिट करना है, सैंपल सिलेक्शन करना है, नहीं लिखा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन। अब लोगों को पता है रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है, आगे बता रहा है किस बारे में एश्योरेंस, अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में लेनी है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, अब लोगों को नहीं पता कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है और मटेरियलिटी क्या होती है, आपको तो पता है। ये आपका वही डे लेक्चर नंबर 1 कि हमने पढ़ा था फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो लोगों को नहीं पता, आपको पता है, लोगों को, पब्लिक। तो ये रिपोर्ट किसे बजानी है? पब्लिक के पर्सपेक्टिव में पढ़ें, ठीक है। अब लोगों को बताएं कि मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है। किस में हो सकती है मिसस्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यही हमें चेक करना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो बातें आई, मटेरियलिटी और मिसस्टेटमेंट। आगे देखें क्या कर रहा है। और अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू इशू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन आवर ओपिनियन, कि हमने ओपिनियन लेना है, रीजनेबल लेवल ऑफ ओपिनियन लेना है, और उसके बाद उस पर क्या देनी है? ऑडिट रिपोर्ट। अब लोगों को बता रहा है रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। कोई सर्टिफिकेट नहीं हम दे रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे हम। सादा कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन reasonable level of assurance about whether the financial statements are free from misstatement, about the financial statements are free from as a whole, ठीक है, whether due to fraud or error, full stop। अगली बात क्या करता है कि reasonable level of assurance क्या होती है? high but not absolute level of assurance and it is not a guarantee। आगे देखें क्या करता है। अच्छा, गारंटी किस चीज़ की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट दैट व्हेन इट एग्जिस्ट। कि ये नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि जब भी कोई मिसस्टेटमेंट आएगी पकड़ लेंगे उसे, कोई गारंटी नहीं हम दे रहे। एक्सपेक्टेशन गैप काम कर रहे हैं ना, ये लोगों को बताया हम रीजनेबल लेवल एश्योरेंस नहीं आए हैं, वो क्या होती है? ये होती है, और ये गारंटी नहीं है कि सारी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करनी है। आगे लोगों को बताया मिसस्टेटमेंट क्या होती है। अब आपने पहले बताया रीजनेबल एश्योरेंस, अब आप लोगों को क्या बता रहे हैं मिसस्टेटमेंट क्या होती है। तो मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम ईदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर व्हेन कंसिडर्ड मटेरियल, ठीक है। अच्छा, मटेरियलिटी क्या होती है? आगे मटेरियलिटी क्या जी? इफ इंडिविजुअली एग्रीगेट कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। वही बातें हमने पहले पढ़ी हैं। यानी इस एक पैराग्राफ में क्या किया है, आपने बताया कि हम रीजनेबल एश्योरेंस से नहीं आए, किस बारे में? कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ठीक है, एज ए होल। फिर लोगों को बताया रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? कि हाई लेवल एश्योरेंस है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या? कि जब भी कोई गलती होगी हम पकड़ लेंगे। फिर लोगों को बताया कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है? ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकती है, एरर भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है। ये पढ़ा था ना हमने। अच्छा, फिर लोगों को मटेरियलिटी बताएं। मटेरियलिटी क्या है? कि वो गलती जो लोगों के इकोनॉमिक डिसीजन को हिट कर देगी। तो ये पैराग्राफ इन्होंने ऐड किया है यहाँ पर, किसको कम करने के लिए? एक्सपेक्टेशन गैप। याद रहेगा जी। वापस आ जाएं, पेज क्या था? 216। अगला टॉपिक 217 में मैंने 4.1 पढ़ा दिया आपको, 4.1 पढ़ा दिया। 4.2 से ऑन हम कल बढ़ेंगे, ठीक है। लंबा टॉपिक है, आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं, कल इंशाल्लाह लेके चलेंगे।